हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइगन क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ थ्योरी ऑफ कॉलम। जिसमें मैं पहली स्लाइड में मैं आपको जितने भी कॉलम है सबका बेसिक बताऊंगा। ठीक है, कौन सा, जैसे 2 हिंज कॉलम या 1 हिंज 1, इनकी सबकी इफेक्टिव लेंथ और इनके क्या नाम है लोड। ठीक है, चलिए। और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे एसएससी जेई के पीवाईक्यू जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एसएससी पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका बेसिक्स। ठीक है, चलिए। बोथ साइड आर हिंज्ड, कोई कॉलम है बोथ साइड हिंज, मतलब कि दोनों साइड से वो हिंज है। इसकी इफेक्टिव लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? इसकी नॉर्मल लेंथ है हमारी L, और जो इफेक्टिव लेंथ होगी L इफेक्टिव इज इक्वल टू L। ठीक है, दोनों इसकी L इफेक्टिव होगी L, तो इसकी L इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी L। अगर वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड इज फ्री, एक एंड फ्री है और एक एंड फिक्स्ड, तो टोटल लेंथ कितनी है L। और ये L इफेक्टिव कैसे होगा? L इफेक्टिव होगा इसका L इफेक्टिव इज इक्वल टू 2L। ये 2L कैसे होगा? जो ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, L इफेक्टिव, तो L इफेक्टिव कितना, इसका L इफेक्टिव कितना होगा 2L। और जी बोथ एंड आर फिक्स्ड, अगर मैं बोथ एंड फिक्स्ड करूं तो इसकी डिफ्लेक्शन शेप कुछ इस तरीके से होगी। ठीक, तो L लेंथ है, तो L इफेक्टिव क्या होगा इसका? L इफेक्टिव इज इक्वल टू L बाई बोथ एंड फिक्स्ड L बाई 2। तो इसकी जो L इफेक्टिव होगी L बाई 2, और वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड इज हिंज्ड, वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड हिंज्ड, वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड हिंज्ड। अगर इसका डिफ्लेक्शन शेप कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, तो इसकी जो L इफेक्टिव होगी वो होगी L बाई रूट टू, L बाई रूट टू। तो इसकी L इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? L बाई रूट टू। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब बात करते हैं हम क्रिपलिंग लोड इसे PE से डिनोट करते हैं। जो इसका फॉर्मूला होता है बोथ एंड हिंज्ड का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर EI बाई L। ये बोथ एंड फिक्स है, लेकिन अगर मैं कंप्लीटली बात करूं कि इसका एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या है जो आपको याद करने में आसानी होगी, PE का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर EI बाई L इफेक्टिव। अब इसमें L इफेक्टिव की जगह लेंथ बढ़ते चले जाओ और हमारे नॉर्मल कपलिंग लोड आता रहेगा सबका। इसका PE कितना होगा? अगर मैं L इफेक्टिव की जगह 2L करूँ
तो पाई स्क्वायर EI/2L, ठीक है, वो L स्क्वायर है ये, सॉरी L स्क्वायर, L इफेक्टिव का स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर 4। अगर मैं इसमें पुट करूँ तो PE इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर, क्योंकि जो L/2 होगा इसका स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो L/√2 पुट करूँगा मैं L इफेक्टिव की जगह, तो PE इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर। ये है हमारा कपलिंग लोड। इनके सबके मैंने आपको कपलिंग लोड और इफेक्टिव लेंथ बता दी है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और सब क्वेश्चन, चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा थ्योरी ऑफ फेलियर का फर्स्ट क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, इवनिंग शिफ्ट में 2020 में आया हुआ है इवनिंग शिफ्ट में। चलिए पढ़ते हैं। अब फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 एंड S4 पैटर्न टू अ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, ये कंप्रेशन मेंबर के बारे में है। अब इनमें ये देखते हैं, तो अब ये हो गया, अब ये स्टेटमेंट होगी। फिर हम पढ़ेंगे इफ़ आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। पहला है द इफेक्टिव लेंथ डिपेंड ऑन द बाउंड्री कंडीशंस ऑफ द मेंबर एट द एंड, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ हमारी बाउंड्री कंडीशन पर डिपेंड करेगी एंड पर, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले इफेक्टिव लेंथ बताई थी, अगर बाउंड्री कंडीशन मतलब कि एंड पर, अगर एंड फिक्स्ड है तो इफेक्टिव लेंथ अलग है, एंड अगर हिंज्ड है तो इफेक्टिव लेंथ अलग है, तो ये डिपेंड करती है, तो ये सही है स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें, द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इज कंप्रेशन डिक्रीज विथ डिक्रीज द सिलेंडरनेस रेशो। द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस कंप्रेशन डिक्रीज विद डिक्रीज द सिलेंडरनेस रेशो। नहीं, जो हमारा इलास्टिक क्रिटिकल इन कंप्रेशन विद डिक्रीज, अगर हमारा इलास्टिक कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है, हमारा इलास्टिक कंप्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो एक मिनट, इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, अगर हमारा इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस कंप्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो इसके साथ साथ हमारा सिलेंडरनेस रेशो भी डिक्रीज हो रहा है। नहीं, जब हमारा, और इसके जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट बनेगा वो बनेगा जब इलास्टिक कंप्रेशन इज इंक्रीज विद डिक्रीज द सिलेंडरनेस रेशो। इस डिक्रीज की जगह इंक्रीज आना चाहिए था, ठीक है। अगर हम इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस को बढ़ाएंगे इन कंप्रेशन में, तो हमारा सिलेंडरनेस रेशो कम होगा, ठीक है। तो इसमें स्टेटमेंट ने उल्टा कह दिया है, तो ये तो हमारा गलत है। अब बात करते हैं थर्ड की, द ratio of the effective length of the radius of gyrations of the member is termed as slenderness ratio, correct। slenderness ratio का फॉर्मूला क्या होता है, L इफेक्टिव ओवर R। तो इसने क्या कहता है, रेशो इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ जायरेशंस, द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ जायरेशन R टू द मेंबर इज टर्म्ड एज सिलेंडरनेस रेशो, करेक्ट है, ठीक है। ये फॉर्मूले बेसिक इन्होंने स्टेटमेंट बना दिया। अब बात करते हैं स्टेटमेंट 4 के, द इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इज कंप्रेशन इज इंडिपेंडेंट। नहीं, ये डिपेंडेंट होता है। मैंने आपको अभी बताया जो इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन अ कंप्रेशन इंक्रीज विद डिक्रीज द सिलेंडरनेस रेशो, तो ये भी गलत है। तो 2 और 4 गलत है, तो C इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए, 4 columns आर आइडेंटिकली इन अ पैरामीटर एक्सपेक्टेड एंड कंडीशंस अरेंज देन देयर द असेंडिंग ऑर्डर टू द लोड कैरिंग कैपेसिटी।
लोड कैरिंग कैपेसिटी में हम इन्हें अरेंज करेंगे कि कौन सा मेंबर इसमें असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, एक असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बढ़ता हुआ, मतलब घटता हुआ क्रम, पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इन बीम को अरेंज करना है। चलिए पहले मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा एक हो गया हमारा बोथ एंड हिंज्ड। एल इफेक्टिव कितना है इसका, एल इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा। बोथ एंड इज हिंज्ड तो एल इफेक्टिव कितना है इसका एल। बोथ एंड आर फिक्स्ड तो एल इफेक्टिव कितना है इसका, बोथ एंड आर फिक्स्ड 2L। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड इज, बोथ एंड आर फिक्स्ड तो इसका होता है L/2, इसका होता है 2L एल इफेक्टिव। वन एंड इज हिंज्ड एंड अदर, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज हिंज्ड तो L/√2। तो मैंने इसकी P की वैल्यू बताई थी, इनकी सबकी PE की। तो PE की वैल्यू एक बार लिखते हैं, इसकी क्या मतलब कंप्लीट लिखते हैं, पाई स्क्वायर L पाई स्क्वायर I ओवर L स्क्वायर। ठीक है चलिए, और इसमें जो है पाई स्क्वायर EI और ऊपर 4 पहुँच जाएगा और नीचे होएगा L स्क्वायर। ठीक है, और इसकी क्या होगी, पाई स्क्वायर EI ओवर 4L स्क्वायर। तो इसकी क्या होगा, पाई स्क्वायर EI ओवर L स्क्वायर, ये √2 के ऊपर हो जाएगा 2। तो अब इसमें देखें कि कौन सा PE ज़्यादा है। ठीक है चलिए, तो इसका PE सबसे कम है तो ये फर्स्ट नंबर पे होगा। और इससे बाद किसका कम है, जिसमें नीचे ये 4 है, ऊपर यहाँ पे 2 है, तो फिर इसका है, फिर ये है सेकंड नंबर पर, ये सेकंड नंबर पर है, थर्ड नंबर पर ये है और फोर्थ नंबर पर ये है। ठीक है, तो फर्स्ट पे थर्ड डी इज करेक्ट वन। ठीक है, तो डी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर अ सर्कुलर कॉलम विद अ डायमीटर एंड सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेशन लोड W एट अ इसेंट्रिसिटी E एंड डायमीटर ऑफ द कोर ऑफ द सेक्शंस। डायमीटर कोर बोलते हैं, इसे कोण भी बोलते हैं। कोर क्या होता है कि अगर हम किसी भी कॉलम कर मैं टॉप सेक्शन ले रहा हूँ, ये मैंने लिया रेक्टेंगल, इन्होंने बात करी है सर्कुलर की, चलो सर्कुलर ले लेते हैं पहले। यह है सर्कुलर। कोण क्या होता है कि मैं कितने डायमीटर, ये है कंप्लीट कॉलम मेरा, मैं कितने डायमीटर के कितने हिस्से में लोड लगाऊं, जो लोड हमारा सिर्फ कंप्रेशन का ही नेचर दे, मतलब कि उसमें कोई टेंशन ना आए। तो ये कोण जो होता है, ये कोण है। तो इसका जो डायमीटर होता है, सर्कुलर का, वो होता है D/4, कंप्लीट होता है D/4। और इसका हाफ कितना होगा, अगर मैं इतनी बात कहूँ, जब कंप्लीट D/4 है तो ये कितना होगा, D/8। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, सी। अब मैंने रेक्टेंगल की बात की है, तो रेक्टेंगल में कौन बनेगा हमारा रेक्टेंगुलर टाइप, इस तरीके का कुछ। ठीक, अगर ये हमारी कंप्लीट डिस्टेंस B है और ये हमारी D है, तो जो ये बनेगा हमारा B/6, ये बनेगा B/3, और इसका जो हाफ होगा वो होगा B/6, ये होगा B/3। और इधर की साइड क्या इतना होगा, अगर मैं इधर की बात करूं तो ये होगा D/3। ये हमारे कोण की कुछ वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, डायरेक्टली याद रखनी है, और ये क्वेश्चन आता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका अ क्रिटिकल जॉइंट एट अ पिन जॉइंट कॉलम्स इज एक्सप्रेस बाय critical point, a critical point
क्रिटिकल लोड ऑफ द पिन जॉइंट कॉलम इज द एक्सप्रेस बाय। अगर मैं क्रिटिकल लोड की बात करूं क्रिटिकल लोड मैंने पीई बताया था, कपलिंग लोड ही क्रिटिकल लोड होता है। अगर बोथ साइड हिंज है तो क्या होगा, पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर। ये मैंने आपको तीसरी बार लिखवा रहा हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। तो क्रिटिकल लोड कितना होगा, सी आर। तो क्रिटिकल लोड कितना होगा, पाई ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कंप्रेशन मेंबर विद द वन एंड इज फिक्स्ड। ये मैंने आपको पहले लिखवाया था, वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री, अंदर एंड फ्री। तो इसका कितना होगा 12। तो डी इज करेक्ट वन। ये तो आपको आँख नीचे के सही कर देना चाहिए। और देखिए कितना इंपॉर्टेंट, 2019 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है, ठीक है, लगातार, और हो सकता है इस बार भी आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सिलेंडरनेस रेशो ऑफ द कंप्रेशन मेंबर। सिलेंडरनेस रेशो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। सिलेंडरनेस रेशो का फॉर्मूला होता है एल इफेक्टिव ओवर रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाय रेडियस ऑफ जायरेशन, जी नहीं। इफेक्टिव लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जी नहीं। रेडियस ऑफ जायरेशन एंड इफेक्टिव लेंथ, इनमें से तो कोई सा भी सेटिस्फाई नहीं है, तो डी इज करेक्ट वन। तो इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फ्लेक्सुअल रिजिडिटी ऑफ द कॉलम हुज लेंथ इज एल एंड लोडेड एंड इज फ्री इज ई, देन क्रिटिकल लोड विल बी, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ते हैं। अ फ्लेक्सुअल रिजिडिटी ऑफ अ कॉलम, a flexural rigidity of a column whose length is L, loaded and is free is EI, then critical load will be। इनने कहा है लोड एंड इज फ्री, तो वन एंड फिक्स्ड एंड लोड एंड इज फ्री, तो क्रिटिकल लोड कितना होगा। तो मैं अगर L इफेक्टिव इसका कितना होगा 2L, तो मैंने पी सी के मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। जब एल इफेक्टिव का स्क्वायर डाल देंगे तो यहाँ पे नीचे हो जाएगा एफ 4L स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन 4L स्क्वायर। तो ए इज करेक्ट वन। तो पाई, ओ सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें स्क्वायर है, तो बी इज करेक्ट वन। देखिए ये मिस्टेक हो जाती है इसमें, देखो पाई ई आई अपॉन 4L स्क्वायर है, बस यहाँ पे स्क्वायर की कमी थी, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, तो बहुत से बच्चे इसे भी लगा पाएंगे, लेकिन बड़े ध्यान से और केयरफुल करके आपको आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द अलाउेबल स्ट्रेस इन अ लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द अलाउेबल स्ट्रेस इन अ लॉन्ग कॉलम, द अलाउेबल स्ट्रेस इन अ लॉन्ग कॉलम कैन बी इंक्रीज बाई इंक्रीज द। जब स्ट्रेस, अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ, स्ट्रेस हमारा फोर्स पे ही होगा, ठीक है, फोर्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो पी सी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल इफेक्टिव का स्क्वायर, एल इफेक्टिव का स्क्वायर से। तो आई हमारा क्या होता है, अगर मैं उसकी बात करूं सिलेंडरनेस रेशो की, सिलेंडरनेस रेशो क्या होता है, आई सिलेंडरनेस रेशो का एक फॉर्मूला होता है आई ओवर, सिलेंडरनेस रेशो का एक फॉर्मूला और होता है आई ओवर ए रूट। आई क्या होता है, मिनिमम। तो इससे हम आई मिनिमम की आई की वैल्यू निकाल लेंगे, तो आई इक्वल टू होगा सिलेंडरनेस रेशो का स्क्वायर इंटू ए। तो इस आई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा आई की जगह, तो पी सी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई, वो आई की जगह लिखना है ना, लैम्डा सिलेंडरनेस रेशो ए लैम्डा का स्क्वायर अपॉन एल इफेक्टिव का स्क्वायर। अब देखिए इसमें रेडियस ऑफ जायरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब हम कॉलम की स्ट्रेस की बात करें, अगर स्ट्रेस इंक्रीज होगा तब हमारा सिलेंडरनेस रेशो ही इंक्रीज होगा, क्योंकि पी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा स्क्वायर के।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो स्लेंडरनेस रेशियो इसका सी आंसर है। लेंथ ऑफ कॉलम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि एल इफेक्टिव नीचे है। अगर मैं इसेंट्रिसिटी की बात करूँ तो इसका कोई रिलेशन हमारा अभी फिलहाल टाइम कोई बन नहीं है, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन, अगर मैं रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करूँ तो लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो इक्वल टू होता है वो स्लेंडरनेस रेशियो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ जायरेशन के, लैम्डा इक्वल टू जाए तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो इसलिए डी सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस पर द यूलर फॉर्मूला इज वैलिड, यूलर फॉर्मूला इज द वैलिड फॉर अगर मैं यूलर फॉर्मूला की बात करूं तो ये किस में वैलिड, शॉर्ट कॉलम में, लॉन्ग कॉलम में, या बोथ कॉलम में, या नॉन ऑफ दिस। यूलर फॉर्मूला जो हमारा डिज़ाइन किया हुआ है वो है हमारा लॉन्ग कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम के लिए, तो बी इज़ करेक्ट वन। यूलर फॉर्मूला हमारा लॉन्ग कॉलम के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कॉलम इज नोन एज अ मीडियम साइज इफ सिलेंडरनेस रेशियो लाई बिटवीन। मीडियम साइज का मतलब है, पहले मीडियम साइज का बताता हूँ मैं आपको। मीडियम साइज का मतलब होता है कि ना तो वो लॉन्ग है, नो लॉन्ग, मतलब कि बोथ है, मतलब ना तो लॉन्ग है और ना शॉर्ट है, इन दोनों के बीच में आता है वो कॉलम, तो उस कॉलम का सिलेंडरनेस रेशो किसके बीच में रहेगा, तो उस कॉलम का जो सिलेंडरनेस रेशो है वो रहेगा 32 से 120 के बीच में, 32 से 120 के बीच में, तो बी इज़ करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए द एंड। आज हमारा थ्योरी ऑफ कॉलम ख़त्म हो गया है। ये सेकंड लास्ट वीडियो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एक वीडियो और बच रही है जिसमें मैं आपको थिक और थिन सिलेंडर और स्प्रिंग, थिक और थिन सिलेंडर और स्प्रिंग, एक ही वीडियो में मैं 2 चैप्टर ख़त्म कर दूंगा, थिक और थिन सिलेंडर और स्प्रिंग। एक ही वीडियो में दोनों चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की वो लास्ट वीडियो होगी जो कल की वीडियो होगी, और आज हमने थ्योरी ऑफ कॉलम कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में, पूरे सिविल इंजीनियर में अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, आप उसे सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। आपको इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में आपको नहीं मिल रहा है तो हमारे अबाउट सेक्शन में जाएं, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाए और वहाँ पर हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। और अगर जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उस क्वेश्चन का हम आपको फ़ोटो खींचकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल लेना है और हमारी आइगन क्लास की टीम आपको संपर्क कर लेगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।